व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का पार्ट ए का सबसे लास्ट चैप्टर यानी कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 8। देखो बिजनेस स्टडी में सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बस यही एक चैप्टर बचा हुआ था पार्ट ए का कंट्रोलिंग। तो हमने सोचा आज इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं और बिजनेस स्टडी का सिलेबस ओवर। तो चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग के साथ। देखो ये चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट ए का सबसे लास्ट चैप्टर। कंट्रोलिंग होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को इसके बारे में समझना है। अब देखो कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमने आपको बताए थे। पोस्ट डीसी आपको याद था, पोस्ट डीसी का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें प्लानिंग जो है ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है और कंट्रोलिंग जो है ये सबसे लास्ट चैप्टर है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग है क्या, सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में सीखना है कि कंट्रोलिंग क्या होता है। देखो कंट्रोलिंग इज डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस ये हमारा मेन पॉइंट है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब कि जो भी काम हमने करा है, जो भी काम हमने पूरा किया है, बेसिकली वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस, यानी कि कंट्रोलिंग भी प्लानिंग पे जाएगा, कंट्रोलिंग भी प्लानिंग पे जाके चेक करेगा कि जो भी हमारा प्लान था, जो भी हमने टारगेट प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। इफ देयर इज एनी डेविएशन, अब देखो कंट्रोलिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, कंट्रोलिंग केवल कंपैरिजन करने पे ही खत्म नहीं होता है, आगे भी इसका बहुत सारा काम है। तो इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर यहाँ पे कोई कमी रह जाती है, हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, सपोज कि हमने टारगेट लिया था कि इस साल हमने 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाना है, बट हमने जो प्रॉफिट कमाया वो सिर्फ 80,000 रुपीज का कमाया, तो यहाँ पे 20,000 की डिफरेंस रह गई। तो ये डिफरेंस, कमी ढूंढना, कंट्रोलिंग का काम कमी ढूंढना भी है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, कंट्रोलिंग वहां पे भी आएगा एंड फाइंड आउट द रीजंस, उसके बाद वो रीजन ढूंढेगा कि आखिर किस कारण से कमी रह गई है। एंड फॉर दैट डेविएशन, यानी कि जो भी कमी रह गई है उस कमी का क्या कारण है, किस कारण से हमारा प्रॉफिट जो है वो अचीव नहीं हो पाया, और उस कमी को फ्यूचर में सुधारने की कोशिश भी करेगा। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंट्रोलिंग क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन दिखाना, उसके साथ अगर कोई डेविएशन है, कोई कमी रह गई है तो उस कमी के कारण को ढूंढना और फ्यूचर में उसको सुधारने की कोशिश भी करना, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। अब उसके बाद देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी कमी रह गई है, हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो क्या उसमें हमारे स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी, अगर हमारे स्ट्रैटेजी में कोई कमी होगी तो उसके कारण भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हमने ये चेक करना है कि जो भी रीजन है जिसके कारण डिफरेंसेस आई है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंस में, तो क्या उसके पीछे हमारा स्ट्रैटेजी था, स्ट्रैटेजी हमने सही नहीं बनाया, पॉलिसी हमने सही नहीं बनाया, जिसके कारण हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पे नीड्स होगी स्ट्रैटेजी कंट्रोल की कि हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो सही नहीं था, जिसके कारण से हमारा टारगेट फेल हो गया। तो यहाँ पे मुझे नीड्स होने वाली है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। बट हमने चेक किया कि हमारे स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सही थे, लेकिन हमने ऑपरेशन ही सही से नहीं किया, हमने काम ही सही से नहीं किया, हमारा वर्क ही सही से नहीं हुआ, कि हमारे लेबर जो थे वो थोड़ा केयरलेस हो गए, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, या हमारे कुछ वर्कर जो थे वो छुट्टी पे चले गए, काम नहीं हो पाया, जिसके कारण से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो बेसिकली वहां पे मुझे नीड्स होने वाली है ऑपरेशनल कंट्रोल की, यानी कि अगर मेरे स्ट्रैटेजी के कारण कोई कमी रह गई है तो वो हमारा स्ट्रैटेजी कंट्रोल होगा, मुझे वहां पे स्ट्रैटेजी कंट्रोल करनी पड़ेगी, मुझे एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे ऑपरेशंस में कमी होने के कारण, हमारे काम सही से नहीं होने के कारण हमारे टारगेट में बेसिकली डिफरेंस रह गया, तो उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशनल कंट्रोल की नीड होगी, मुझे ऑपरेशन अच्छे से करने होंगे, वर्कर को काम अच्छे से करना पड़ेगा। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग, स्ट्रैटेजी कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारे पास द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब ये फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है कि कंट्रोलिंग क्या क्या फीचर्स परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखो कंट्रोलिंग किस पे बेस्ड होता है, गोल पे बेस्ड होता है, प्लानिंग पे बेस्ड होता है। अगर हमने किसी भी चीजों के लिए प्लानिंग करी है, किसी भी चीजों के लिए टारगेट रखा है, किसी भी चीजों के लिए गोल बनाया है, तो ही हम लोग वहां पे कंट्रोलिंग कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे कि बेसिकली हमारा क्या टारगेट था और हमने क्या अचीव किया, क्या हमने टारगेट अचीव कर लिया या फिर उसमें कोई डिफरेंस रह गया। तो जो कंट्रोलिंग होता है वो पूरा का पूरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल पे बेस्ड होता है। अगर हमारे पास गोल है देन हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे, हमारे पास गोल ही नहीं है तो भाई हम कंट्रोलिंग किसके लिए करेंगे, कंपैरिजन किसके लिए करेंगे। तो कंट्रोलिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन गोल, इसलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को बोला गया।
नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। अब ऑल परवेसिव क्या होता है ये सब लोग आप लोग जानते हैं, मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग ऑल परवेसिव दैट मींस कि कंट्रोलिंग इज यूनिवर्सल। अब कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव का क्या मतलब है कि कंट्रोलिंग हर किसी को करना है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, इवन छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी को कंट्रोलिंग तो करना ही करना है। कंपैरिजन तो दिखाना ही दिखाना है कि बेसिकली उसने जो टारगेट रखा था वो टारगेट अचीव हो पाया या फिर नहीं हो पाया। तो कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। उसके बाद कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान में रखना। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक, स्पेशली इस पॉइंट से। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ट्रू और फॉल्स, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ट्रू और फॉल्स, या कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना है कि बेसिकली ये पॉइंट है क्या। अब देखो हमने अभी क्या बताया कि ये हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, ये हमारे पास प्लानिंग है। अब कंट्रोलिंग अगर करना है, ये हमारा कंट्रोलिंग है सबसे लास्ट प्रोसेस, ये है कंट्रोलिंग। अब अगर यहाँ पे प्लानिंग करनी है, बेसिकली कंट्रोलिंग करना है, अगर कंपैरिजन दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, प्लानिंग पे जाना पड़ेगा। मुझे देखना होगा कि मेरा क्या प्लान था, मेरा क्या गोल था, मेरा क्या टारगेट था। तो कंट्रोलिंग अपने आप को कंपेयर करने के लिए कहाँ आ रहा है, प्लानिंग पे आ रहा है। तो इस हिसाब से प्लानिंग तो पहले खड़ा हुआ है, तो कंट्रोलिंग पीछे आकर के देख रहा है। तो इस हिसाब से कंट्रोलिंग क्या हो गया, बैकवर्ड लुकिंग, यानी कंट्रोलिंग पीछे देखते हैं, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। लेकिन क्या कंट्रोलिंग यहीं पे खत्म हो गया था? क्या कंट्रोलिंग यहीं पे खत्म हो गया था कि बस कंपैरिजन करा और कंट्रोलिंग खत्म? नहीं। अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि हमने वहां पे कंपैरिजन करा, उसके बाद कमी निकाली और कमी के रीजन ढूंढे, उस रीजन को फ्यूचर में सुधारने की भी कोशिश करता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग केवल कंपैरिजन करने पे खत्म नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे कोई डिफरेंसेस रह गया है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान्ड परफॉर्मेंस में, तो ये कंट्रोलिंग क्या करेगा, उसका रीजन ढूंढेगा और उसको फ्यूचर में जाकर के सुधारने की कोशिश भी करेगा। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आगे भी देख रहा है, तो इस हिसाब से कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग पीछे भी देखता है, कंट्रोलिंग आगे भी देखता है। अब ये पॉइंट्स हम लोग को अच्छे से डिफाइन करना है, इसी चैप्टर्स में मैं डिफाइन करूंगा। अभी फिलहाल बस इतना समझना है कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। और सबसे लास्ट फीचर है कंट्रोलिंग ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अब कंट्रोलिंग जो होता है वो कभी भी खत्म होने वाला फंक्शंस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लगातार चलते रहेगा। क्यों चलते रहेगा? क्योंकि हमारे पास जो गोल है ना, वो गोल को अचीव करने के बाद हमारे पास तुरंत दूसरे गोल आ जाते हैं, दूसरे टारगेट आ जाते हैं, तो उसके लिए फिर से प्लानिंग शुरू। और जैसे ही किसी गोल के लिए प्लानिंग शुरू होता है तो कंट्रोलिंग अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जब जब प्लानिंग होगा कंट्रोलिंग साथ में रहेगा ही रहेगा, और प्लानिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कंट्रोलिंग भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होगा। तो बेसिकली कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये चार फीचर्स हमने देखे। सबसे पहला कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, एंड कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक्स आपके क्लियर है। कंट्रोलिंग का मीनिंग हमने देखा, उसके बाद कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट्स देखे, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, उसके बाद हमने देखे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, वो हम लोग करते हैं अभी जस्ट 2 सेकंड में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आया जस्ट 2 सेकंड में। चलो आज के वीडियो में जो हमने लास्ट टॉपिक देखना है वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस होता क्या है कि कंट्रोलिंग करते समय बेसिकली हमने क्या क्या स्टेप लेना होता है। तो ये पूरे स्टेप को हमने एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया है। टोटल 5 स्टेप हमने पढ़ने हैं बेसिकली इस कंट्रोलिंग प्रोसेस में। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब ये पूरा का पूरा अगर एग्जाम में आप बना करके आते हो तो एक अच्छा मार्क्स आपको मिल जाता है, क्योंकि इससे आपका आंसर शीट काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो फुल मार्क्स मिलने के यहाँ पे हाई चांसेस बन जाते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए समझना इसको अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप हमने देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता क्या है कि जब मैंने कंट्रोलिंग पढ़ा था तो बेसिकली कंट्रोलिंग क्या था कि जस्ट अ कंपैरिजन, ये जस्ट एक कंपैरिजन दिखाता है। किसका किसका कंपैरिजन, कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारा प्लान परफॉर्मेंस है, कि जो हमने एम सेट किया है, जो हमने टारगेट रखा है, या जो हमारा गोल है, बेसिकली इसी को तो हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट करते समय बहुत सारे बातों को ध्यान में भी रखना होता है। स्टैंडर्ड सेट करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अचीवेबल होना चाहिए, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेजरेबल होना चाहिए,
और इस तरीके का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि बेसिकली सारे एम्प्लॉय के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो, सबको समझ में भी आए कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते समय हमको ये देखना है कि क्या अचीवेबल है, यानी कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट ही नहीं कर देना है जो अनअचीवेबल है, जो मेजर ही नहीं किया जा सकता है, या जो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। अब जैसे सपोज कि कोई भी एक नई कंपनी है जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुई है, उसने अपना टारगेट रखा कि 5000 करोड़ रुपीज का सेल करना है इन अ मंथ, यानी एक महीने में इसने अपना टारगेट रख दिया कि एक महीने में मुझे 5000 करोड़ का सेल करना है। तो क्या ये टारगेट अचीवेबल है? अब नई नई कंपनी के लिए ये पॉसिबल है कि वो 1 मंथ में 5000 करोड़ का सेल दिखा दे या सेल कर ले? नहीं है। बेसिकली यहाँ पे बहुत कम माइनर चांसेस है कि ये अचीव्ड हो सकता है, बट यहाँ पे हाई चांसेस ये है कि अचीव्ड नहीं होने वाला है। तो ये जो है वो अनअचीवेबल है, मेजरेबल ही नहीं है, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि 5000 करोड़ का सेल किस तरीके से अचीव किया जाए। तो ये इस तरह का टारगेट हमारे पास नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे 5000 करोड़ रुपीज का मुझे जो सेल दिखाना है वो कितने दिनों में दिखाना है भाई। अब यहाँ पे हमने टारगेट सेट कर लिया कि 5000 का सेल दिखाना है, लेकिन 5000 करोड़ का सेल कब तक हो जाना चाहिए? जब भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक टाइम बाउंड होना चाहिए। यहाँ जो हमने लिखा है ना इन अ मंथ, तो ये टाइम बाउंड है कि एक महीने में मेरा 5000 करोड़ रुपीज का सेल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ एक क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ये 5000 करोड़, ये क्वांटिटी के टर्म में होता है, तो क्वांटिटी टर्म में भी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि स्टैंडर्ड सेट करते समय। अब हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने काम भी शुरू कर लिया, लेकिन जब एंड पॉइंट पे हमने पहुंचा, एंड रिजल्ट पे हमने पहुंचा, तो बेसिकली वहां पे अब मेजर भी करना होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेट हमने करा था, तो हमारा स्टैंडर्ड कैसा रहा, हम क्या स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए, क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाए या अचीव नहीं कर पाए। तो बेसिकली मेजर भी करा जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अब मेजर करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे एक तो जो हमारा टारगेट है वो क्वांटिटेटिव टर्म में था। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मुझे 3000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था इन अ मंथ, एक मंथ में मुझे 3000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था। तो ये क्या है? ये हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये क्वांटिटी के टर्म में है। तो अब हमने यहाँ पे टारगेट तो अचीव कर लिया, मेरा 3000 यूनिट जो है वो अचीव हो गया, लेकिन क्या मुझे केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में इसको देखना चाहिए? जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है उसको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव टर्म में भी देखना चाहिए कि हमारा जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं और एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है कि बेसिकली ये जो 3000 यूनिट था ये क्वांटिटेटिव तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन जो हमारा क्वालिटी होना चाहिए था उस यूनिट का, वो क्वालिटी मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेजरमेंट जो होना चाहिए वो दोनों ही एस्पेक्ट्स में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब उसके बाद हमने मेजर तो कर लिया कि भाई हमने ये काम किया, यहां तक हमने पहुंचा। अब उसके बाद क्या है? कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब उसके बाद कंपेयर भी तो करोगे कि जो आपका स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंग आपका काम हुआ या नहीं हुआ, आपका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो जब आप कंपेयर करोगे और आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, तो यहां से कुछ डेविएशंस निकल के आते हैं, यहां से कुछ कारण निकल के आते हैं, जिसको कमी निकल के आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करा जाता है तो वहां से बहुत सारे डेविएशंस निकल के आते हैं। अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है, अगर हमारा टारगेट पूरा हो गया तब तो कोई डेविएशंस नहीं है, बट अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाया, गोल अचीव नहीं हो पाया, तो वहां से बहुत सारे डेविएशंस निकल के आते हैं, बहुत सारी कमियां निकल के आती है। तो क्या केवल यहाँ पे कमियां निकाल लेना ही सफिशिएंट है? नहीं, कमियों को फिर भविष्य में बेसिकली हम लोग रीजंस ढूंढते हैं कि आखिर किस कारण से ये सारे डेविएशंस आ रहे हैं, किस किस कारण से ये डेविएशंस निकल के आ रहे हैं, कमियां निकल के आ रही है, जिसके कारण हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जब डेविएशंस ढूंढोगे तो उस डेविएशंस का रीजंस भी ढूंढना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशंस का मतलब कि हम लोग वहां पे रीजंस ढूंढते हैं कि डेविएशंस कमी किस किस कारण से आया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर यहाँ कमी निकाल करके अगर आप उसको छोड़ देते हो, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, गलती तो कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन
जो गलती करके उसको सुधारने की कोशिश करता है वही एक्चुअल में ग्रेट है। अब जो गलती किया और उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ है। तो यहाँ पे गलती सबसे होगा, लेकिन उस गलती को सुधारना है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे डेविएशंस ढूंढना है। तो डेविएशंस ढूंढने के दो बड़े मेजर्स मेथड्स दिए गए हैं, दो टेक्निक्स दिए गए हैं। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दो अलग अलग मेथड दिए गए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इन दोनों मेथड की हेल्प से बेसिकली हम लोग डेविएशंस का रीजन ढूंढते हैं कि किस किस कारण से हमारे पास कमी हुआ है। तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को हम समझते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलते हैं कि आप फोकस करो केवल की एरिया पे, आपका जो की एरिया है उस पर फोकस करो जो आपके बिजनेस पर इंपैक्ट डाल रही है। वैसा कोई भी एरिया जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रही है उस पर आप फोकस ही मत करो। जो आपके बिजनेस पर इंपैक्ट डाल रहा है उस पर फोकस करो, की एरिया पे फोकस करो। जैसे सपोज कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करके सप्लाई करना है। प्रोडक्शन और सप्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सप्लाई कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पता चला कि ये 20 रुपीज से बढ़ा हुआ है। जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है ये 20 रुपीज से बढ़ गया है। और जो पोस्टल चार्ज है ये पोस्टल चार्ज भी 10 रुपीज से बढ़ा हुआ है। ये पोस्टल चार्ज भी 10 रुपीज से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मेरा बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा घट जाएगा, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, हो सकता है मेरा टारगेट भी अचीव ना हो पाए। तो मुझे फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट पे, क्योंकि पोस्टल चार्ज जो है इसका प्राइस बढ़े या इसका प्राइस घटे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। ये पोस्टल चार्ज का तो बेसिकली पोस्टल चार्ज पोस्टल कंपनी बढ़ाती है घटाती है, और पोस्टल कंपनी हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। और वैसे भी अगर ये चार्ज बढ़ता है या घटता है तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमने कस्टमर से चार्ज करना है। अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ा हुआ कस्टमर से चार्ज करेंगे, अगर घट जाएगा तो घटा हुआ कस्टमर से चार्ज करना है। तो इस पोस्टल चार्ज के बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा खर्च बढ़ेगा प्रॉफिट उतना ज्यादा घटता है। तो हमने कहां फोकस करना है, हमने फोकस करना है अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पे कि किस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो और हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो ये की एरिया पे फोकस करने के लिए बोलता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि ये बोलता है कि आप एक लिमिट सेट कर लो कि अगर मेरा कॉस्ट जो है वो इतने रुपए से बढ़ेगा तो हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट उस लिमिट को एक्सीड करेगा तो हमको उस पर ध्यान देने का जरूरत है। जैसे यहाँ पे हमने एक लिमिट सेट किया कि अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ₹3 पर यूनिट बढ़ता है तो इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ये 3 रुपीज को एक्सीड कर जाएगा, इससे ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो उस पर ध्यान देने का जरूरत है। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि आप एक लिमिट सेट कर लो और वो लिमिट आपके अकॉर्डिंग सेट होगा। लिमिट आपने ही सेट करना है कि इस लिमिट तक हमने कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर देखो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा घटेगा ही, लेकिन अगर आप उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की तो हो सकता है बहुत सारे सिस्टम चेंज करने के चक्कर में आपका कॉस्ट और बढ़ जाएगा। तो एक लिमिट तक आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन जैसे ही आपका लिमिट क्रॉस करेगा, लिमिट को एक्सीड कर जाएगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिर उस पर ध्यान देने का जरूरत है। तो ये दो अलग अलग टेक्निक्स है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसके हेल्प से हम लोग एनालिजिंग डेविएशंस करते हैं कि किस किस कारण से ये कमी आई, इस कमियों को कैसे दूर किया जाए। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब कि अब अगर कमी निकल गई है तो उस कमी को किस तरीके से दूर किया जाए। आप उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन लो कि किस किस तरह से काम करके, किस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करके इस कमी को दूर किया जाए जिससे हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो ये 5 स्टेप्स आपको पढ़ के आने हैं, पूरा का पूरा आपको बना करके आने हैं चार्ट एग्जाम्स में। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, compare actual performance with the performance standard, analyzing deviations करने के दो मेथड, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और सबसे लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि ये जो डेविएशंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस क्या होता है इसको सबसे पहले समझोगे। सपोज हमने यहाँ पे एक टारगेट दिया अपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया कि तुम्हें 500 यूनिट का प्रोडक्शन करने हैं 1 वीक में। 1 वीक में 500 यूनिट का प्रोडक्शन करना है।
अब ये जो हमारे एम्प्लॉइज थे इन्होंने 600 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, 600 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, तो यहाँ पे ये हमारे लिए पॉजिटिव डेविएशन है कि भाई हमने टारगेट तो दिया 500 यूनिट का, बट उन्होंने प्रोडक्शन किया 600 यूनिट। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी हमारे हिसाब से एक नेगेटिव है, ये भी हमारे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉइज थे उनका जो एफिशिएंसी था वो ज्यादा प्रोडक्शन करने का था। अब उनका एफिशिएंसी जो था हो सकता है 700 प्रोडक्शन करने का हो एक वीक में, लेकिन उन्होंने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया और हमने टारगेट तो उन्हें केवल 500 यूनिट का दिया था। तो ये भी एक नेगेटिव डेविएशन हो सकता है कि उनका एफिशिएंसी ज्यादा काम करने का है लेकिन हम उनको टारगेट कम दे रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव, क्योंकि जितना टारगेट हमने दिया उससे ज्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करके दिया। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन, इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। अब निगेटिव डेविएशन क्या है कि हमने 500 यूनिट का टारगेट दिया था इन अ वीक एम्प्लॉइज को प्रोडक्शन करने का, बट उन्होंने किया केवल 400 यूनिट। तो यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि जितना टारगेट दिया वो टारगेट भी उन्होंने पूरा नहीं किया, उससे कम करके उन्होंने दिया। तो ये दो तरह के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो आई होप कि आज के वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने आपको कवर करवाई है सारे के सारे आपके क्लियर हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, वहां पे आप मुझे मैसेज करो, मैं इमीडिएटली वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका क्या डाउट है। वहां पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलो। मिलते हैं हम लोग कल इसके नेक्स्ट 2-3 बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।